नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 8 वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए बता दूं कि पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ एक एक जो आपके क्वेश्चन है सारे आपके नोट्स बाय लिख के आपको तैयार किए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सारे प्रश्नों का आंसर है हमने लिख रखा है। तो पूरा पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप पे आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। इस पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो कल्टीमीटर है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग है वो जुताई के लिए किया जाता है। तो यहाँ में हमने ऑप्शन नंबर ए है वो ऑलरेडी लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गेहूं का जो रस्ट रोग है वो किस प्रकार का रोग होता है। तो ये कवक रोग में आता है। तो कवक आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने बी लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। बिजली के स्विच आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण नहीं है। बाकी पॉलीथीन, खिलौने, कंगा ये थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, लेकिन जो बिजली के स्विच होते हैं जो स्विच बोर्ड में लगे रहते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सामान्य धातुएं आपकी तन्य होती है। तन्यता वाला आपने पढ़ा है। पूरा पेपर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है, एकदम रियल जो कंटेंट है वो आपको चैनल पे मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। विज्ञान के लिए जो पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं क्या पढ़े, कौन से प्रश्न आएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना पक्का। यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के काम में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन और पैराफिन मोम। तो यहाँ पे बिटुमिन जो होता है आपने देखा होगा, इसको अपन बोलते हैं डामर, ठीक है। जो सड़क निर्माण में काम में ली जाती है डामर, वो ही हमारा क्या है, बिटुमिन है। तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंतरिक निषेचन होता है। तो मादा के शरीर के अंदर होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन आंतरिक निषेचन। अब यहाँ पे देखिए, खिड़की खिलाड़ी किलेदार जूते पहनते हैं। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं वो किलेदार जूते हैं वो पहनते हैं। ये मान लीजिए कि आप जूता है किसी का। अब यहाँ पे इस प्रकार से किली किली रहती है, आपने देखा होगा। वो क्यों रहती है, ताकि वो जल्दी से मैदान में फिसले ना। उसको फिसलन को कम करती है ताकि वो एकदम अच्छे से खड़ा रहे, जल्दी से फिसले नहीं और अच्छे से वो चले। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घर्षण को बढ़ाने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर्षण जितना कम होगा उतना ही चीज़ फिसलेगी, और जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, वो रुकेगी। ध्वनि संचारित हो सकती है दोस्तों। ध्वनि है वो संचारित होती है, वो किस किस माध्यम में होती है। ठोस में भी होगी, द्रव में भी होगी और गैस में भी होगी। ठोस में मान लीजिए कि आपने कोई लोहा ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, आप उसको बजाओगे टन टन टन, तो ध्वनि की आवाज़ आएगी, बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक जाएगी। द्रव अवस्था की बात करूँ तो द्रव में देखना आप, ध्वनि का मतलब हो गया कि उसमें अपन हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, तो उसमें एक प्रकार से लहर सी बन जाएगी, ठीक है। बाकी बात करूँ गैसों में, तो गैस भी दोस्तों ध्वनि तो होती है ना। अपन मान लीजिए कोई भी गैस है, उसमें अपन हवा छोड़ देते हैं साथ में, तो वो क्या करेगी, दूर तक उड़ जाएगी। तो तीनों माध्यम में ये क्या करती है, चलती है। अब यहाँ पे देखिए, विद्युत का सुचालक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक और रबड़। तो रबड़ में नहीं आएगा। प्लास्टिक के तो हाथ पहन के बिजली वाले जो है वो खंभे में चढ़ते हैं, लाइट लगाते हैं, ये भी नहीं होगा। लकड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अपन देखते हैं कि कई बार तारों को अपन लकड़ी से ऐसे हिलाते हैं। तो क्या बच गया, लोहा। तो लोहे में ही क्या होता है, करंट आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर बी नंबर का। यहाँ पे देखिए, ये तो आ चुका है, हाँ रिपीट हो चुका है। यहाँ पे पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो मध्य भाग है उसको हम बोलते हैं प्रवाहर, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रवाहर। आगे देखिए, यहाँ पे जल विद्युत का सुचालक है। आपको सही और गलत बताने हैं। यहाँ पे देखिए, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात का मतलब क्या हो गया कि कोई माध्यम ही नहीं है। अगर कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा किसी चीज़ को, तो वो चलेगी कहाँ। मान लीजिए कि आपको गाड़ी चलानी है। अब गाड़ी चलाने के लिए सड़क ही नहीं है तो आप चला पाओगे। आपको मान लीजिए किस प्रकार का गड्ढे हैं, बड़े बड़े ये गड्ढे हैं भाई, चलाओ गाड़ी, अब कैसे चलाओगे, नहीं चला पाओगे। तो सीधी सीधी बात है, आपको एक माध्यम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक अगला प्रश्न है, जल विद्युत का सुचालक है। तो बिल्कुल सही बात है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से मैं एक बात करूँ, ये आपका क्या है, एक टैंक बना दिया। यहाँ पे मैंने बिजली का तार डाल दिया। अब इसका जो करंट है वो लगभग यहाँ तक जाएगा आपका,
ठीक है। लास्ट में कम रहेगा, स्टार्टिंग में तेज़ रहेगा और आगे जाते जाते क्या होगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा, लेकिन करंट इसमें रहेगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ कि मैं समुद्र की बात करता हूँ, ये इतना बड़ा समुद्र है भाई, यहाँ पे बिजली के तार पटक दिए तो यहाँ पे क्या करंट आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके आसपास में ही आपके आयनाइज रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे होते जाएंगे, लास्ट में कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो तड़ित चालक यहाँ पे हो जाएगा जो आपका, आपने देखा होगा कि टूटा हुआ तार हो गया, इस प्रकार से जो फ्यूज़ वगैरह में काम लेते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत बात है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो वायु तथा जल को दूषित करते हैं, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, तो बिल्कुल सही है, कुचालक है। एक होता है आपका सुचालक। सुचालक मतलब अच्छा, सु मतलब अच्छा, कु मतलब खराब, तो खराब है मतलब विद्युत का कुचालक है, सीधी बात है, सही है। और यहाँ पे देखिए, उर्वरक भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी आपको मिलान करना है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में आपको एक पेपर है, वो पूरा पेपर मैं बताने वाला हूँ। अपन एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर है स्लाइड करके आपको दिखा दूंगा, इसको आप देख लेना। बाकी सॉल्यूशन के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में उसका करेंगे, फिलहाल अपन इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि खरीफ की जो फसल है वह क्या क्या होगी, तो यहाँ पे टिक किया हमने, खरीफ की फसल में क्या आ गया, मक्का आ गया और मूंगफली आ गई। एक विषाणु, विषाणु क्या हो गया, एड्स का जो कारक होता है, एड्स जो रोग होता है, एमिनो एफिड इस प्रकार से आपने नाम पढ़ा होगा, सिंड्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कुचालक, कुचालक क्या हो गया आपका, टेफ्लॉन हो गया। पेट्रोल क्या हो गया यहाँ पे, मोटर का ईंधन पेट्रोल में आएगा। और वृषण में उत्पादित होते हैं तो शुक्राणु, यानी कि नर में जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं। अब देखिए, मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। ये प्रश्न आता है आपका, हर बार पूछा जा रहा है ये। मादा एनाफिलीज मच्छर, इससे क्या होता है, मलेरिया जो रोग होता है, कौन सा, मलेरिया, ठीक है, वो उत्पन्न होता है, तो ये हमने सही कर लिया यहाँ पे। कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने हेतु क्या छिड़का जाता है, तो क्या छिड़कते हैं, आपने देखा होगा, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और कोनों में इस प्रकार से गोले बने रहते हैं, जिनमें कि आपकी क्या होती है, जो खेलने की जो वो होती है गट्टियाँ वगैरह, वो इसमें जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रकार से पाउडर छिड़क देते हैं, ताकि उसका क्या होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होगा तो चीज़ जल्दी से फिसलेगी। और यहाँ पे हमने जो ये रख दिया है कार्ड, ठीक है, तो इनको फिर अपन खेलते हैं बड़ी से, ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वर्षण में उत्पादित होते हैं, तो क्या होते हैं भाई, ये तो अभी ऊपर कर लिया है, छोड़ो इसको। कैरम बोर्ड वाला हो गया। आवर्ती का जो मात्रक है वो बताना है, तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। भारत में कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। विदेशों की बात करूँ मैं, बड़ी कंट्रियों की, अमेरिका वगैरह की, तो वहाँ पे कितनी है, 60 हर्ट्ज है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कॉमन बताया है मैंने, एग्जाम में नहीं आएगा ये। विद्युत सुचालक पदार्थ का नाम बताइए, तो देखिए, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ठीक है, ये आपके क्या है, विद्युत के सुचालक है। और आपसे पूछेगा कि कोई एक का नाम लिखिए, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, तांबा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पूछ लेता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है इनमें से, ये दे दिया आपको, अब सबसे अच्छा पूछा है, तो आपको क्या करना होगा भाई, चांदी करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, चांदी करना होगा, ध्यान रखना। उसके बाद आप तांबा कर सकते हैं, फिर एल्यूमिनियम, लोहा, ऐसे कर सकते हैं। चांदी महंगी होती है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, विश्व उष्णने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी मेरी, ठीक, ऑप्शन नंबर ये वाला। अब देखिए, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 लाभ बताने हैं। मान लीजिए कि खाने पानी की चीज़ें हैं, आपने देखा होगा टिफ़िन वगैरह भी आपके बॉक्स है, उसमें भी अपन प्लास्टिक के यूज़ करते हैं मोस्टली, और प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, उनमें अपन खाने की चीज़ें रख देते हैं। तो इनका बताना है कि क्या लाभ इनका हो सकता है। तो देखिए, अभिक्रियाशील, ठीक है, अनअभिक्रियाशील मतलब प्लास्टिक में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। लोहे में क्या होगा, जंग लग सकती है, तो उसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर सकता है। प्लास्टिक हल्का और परवल व चिरस्थायी है, यानी कि प्लास्टिक हल्का होता है, अपन उसको आराम से कहीं भी उठा उठा के रख सकते हैं, और बिल्कुल चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक वो चलता है। प्लास्टिक सस्ता होने के कारण आसानी से उपलब्ध होता है। तीसरी बात ये लिखी गई है कि प्लास्टिक बिल्कुल सही बात है, सस्ता होता है। आपने देखा होगा कि 10-20 रुपये में आपको डिब्बे मिल जाते हैं, छोटे छोटे, मार्केट में जाओगे तो। बाकी आपका स्टील का कुछ चीज़ लोगे तो 50-60 रुपये से कम नहीं मिलेगी। तो ये क्या होगा, सस्ता होगा, इसलिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न तो बार बार आपका रिपीट हो रहा है, बार बार।
सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम का क्या होता है, धातु बहुत अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ उत्पन्न तीव्र अभिक्रिया करते हुए जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और आग भी पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सीधी सी बात है, सोडियम को और पोटेशियम को इसमें नहीं दिखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है और एक तेज ज्वाला के साथ जलने लगती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप साइंस लेते हैं आगे जाके तो आप 11वीं क्लास में या तो, ठीक है सॉरी 11वीं में या फिर आप 12th में आपको सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर आप कॉलेज लेवल में जाते हैं आगे भी बीएससी वगैरह करते हैं तो वहाँ भी आपको मिलेगा। और ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा हुआ है जब मैं बीएससी में था। तो मैंने देखा था कि हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या दिया गया था, सोडियम। तो जो आपने देखा होगा कि जो बने हुए होते हैं हमारे, ठीक है पानी के, ठीक है, तो उसमें हमने पानी रोका और फिर वहाँ पे क्या किया, हमें सोडियम दिया गया था, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो हमने उसमें डाला तो आग लग गई थी। ये मैंने प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो ये रहा, क्यों बनाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए कारण यह है कि अर्थात पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की अर्थात धारा के रेखीय बनाई जाती है। ठीक है, मतलब जो धारा होती है, पानी की धाराएं इस प्रकार से चल रही है तो उसके अनुरूप उनको डिजाइन किया जाता है। क्योंकि जल क्योंकि जब ये उच्च वेग से गति करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो उन्हें वायु प्रतिरोधक यानी घर्षण का सामना करना पड़ता है और धारा रेखीय आकृति होने से घर्षण प्रभाव कम हो जाता है और वो तेज गति से उसमें दौड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला है विद्युत लेपन को एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। विद्युत लेपन प्रक्रम से धातुओं की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु जिसमें वांछित गुण होते हैं की परत चढ़ाई जाती है। जैसे साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम का लेप किया जाता है जिससे साइकिल के हैंडल का संक्षारण नहीं होता है। मतलब साइकिल का हैंडल मान लीजिए या फिर आप और किसी चीज़ का जिसमें कि आपने देखा होगा कि वो अपन धोते भी है ना उनको पानी से, तो वो क्या होती है, जर उसमें नहीं लगती है, जंग उसमें नहीं लगती है। भूकंप से बचाव के 3 उपाय आपको लिखने हैं। ये रे भाई, तो यहाँ पे देखिए भूकंप के बता सकते हैं, यदि आप घर में हो तो लकड़ी की मेज आदि के नीचे आप रख सकते हैं या फिर आप घर से बाहर निकल जाइए, इसी प्रकार के आपको लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पे, यदि आप घर में हैं तो लकड़ी की मेज आदि के नीचे आश्रय ले सकते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उन्हें एक तकिए से सिर का बचाव कर सकते हैं एवं भारी गिरने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। यदि आप घर से बाहर हैं तो विद्युत लाइन, पेड़ आदि से दूर मैदान में खड़ा होना आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम के 2 संगठनों का नाम व उपयोग आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्रव रूप में पेट्रोलियम जो होता है वो एलपीजी कहलाता है और घरों में उपयोग में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। पेट्रोल मोटर ईंधन और इसको बोलते हैं वैज्ञानिक ईंधन व शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको सौर परिवार का एक नामांकन चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा जो इस प्रकार से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, जिसमें आपके जो भी ग्रह हैं वो इंडिकेट किए गए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए सूर्य है आपका, ठीक है, सबसे पहले सूर्य के सबसे पास में कौन है, बुध है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, इधर शुक्र, मंगल, फिर यूरेनस, फिर शनि, फिर नेपट्यूस। इस प्रकार से बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही साथ जो मानव का तंत्रिका तंत्र है वो भी पूछा जाता है बहुत बार। तो ये सिलेक्टेड हैं आपके सारे एग्जाम के। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको बनाना होगा। इसमें ये आपके अंडाशय हो जाते हैं, ये आपका गर्भाशय है जहाँ पे बच्चा ठहरता है बाद में। यहाँ से जब निषेचन करके अंडा यहाँ से निकल के यहाँ आता है और यहाँ चिपक जाता है वो, और यहीं पे बच्चे का निर्माण बढ़ता है। मतलब ये अंडवानियाँ कहलाएंगी आपकी, ये वाली, ये जो, ठीक है, दोनों जगह इस साइड में। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ मैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? बार बार, हर बार ये आप देख लेना परीक्षा में, हर बार आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो खरपतवार खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब हमने गेहूं की फसल बोई, बाजरा बोया, मक्का बोया, जो भी, उसके साथ साथ अलग छोटे छोटे पेड़ पौधे जो उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण, खरपतवार को हटाने के लिए खेत की निराई करनी पड़ती है। खरपतवार हटाने के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि पटेले द्वारा जुताई जो की जाती है उस समय हल चलाते समय खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। मतलब इस प्रकार के जो होते हैं ना, दांते दांते वाला, ठीक है, जिस ट्रैक्टर की सहायता से अपन करते हैं ये वाला। इसके बाद देखिए खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय
पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले होता है। मतलब हम जब बीज डाल रहे हैं उसमें से पहले ही अपन उसको हटा लेते हैं मोस्टली, बाकी बाद में भी करते हैं अपन, जिसको निराई करना बोलते हैं, ठीक है। तथा हाँ ये हो गया, ठीक है। खरपतवार यानी कि खरपतवारनाशी रासायनिक जैसे 4D का छिड़काव करके भी इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई, आपको समझाना है। तो ये टिप्पणी लिखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान संगठन यानी कि संगठापन जंतु जो होता है, जिनको अपन रेड डाटा बुक में रखते हैं, तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो मृदा में क्या होगा, जल अवशोषित नहीं होगा। यानी कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो पानी को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, तो फिर वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां द्वारा वाष्प नहीं होगा, जिससे बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। इसलिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर विश्व उष्ण बढ़ जाएगा, और जिस प्रकार ताप के बढ़ने से जल चक्रण का संतुलन बिगड़ता है एवं वर्षा दर में कमी आती है। अथवा में जो दो दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ नए स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। संकटापन जंतु किसे कहते हैं भाई, ये देखिए, वे जंतु जिनकी संख्या पर एक निर्धारित स्तर से कम हो जानी है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे भारतीय शेर, गैंडा आदि। ये क्या है, आपके विलुप्त प्रजाति की ओर है, इनकी संख्याएं कम है तो इनको बचाया जा रहा है, इनका ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो यहाँ पे आप वर्णन करेंगे इसको। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से कम हो सकती है, चिंता जैसी बीमारी हो सकती है। या फिर देखिए, निम्न वाद्य यंत्रों का उपयोग जो अपन करते हैं उसके हिसाब से भी आपको बताना होगा कि देखिए, ढोलक क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं तनित झिल्ली, सितार तार कहलाएगा, बांसुरी वायु स्तंभ कहलाएगा, मंजीरा ये प्रकार की धातु के रूप में आता है। यहाँ पे देखिए अंतिम पंक्ति है कि संक्षिप्त पर आपको टिप्पणी लिखना है। पौधा घर प्रभाव, जल प्रदूषण। तो देखिए, पौधा घर प्रभाव, सूर्य प्रकाश में उपस्थित अवरक्त किरणों पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर अपने ऊष्मीय प्रभाव से पृथ्वी की सतह एवं अन्य वस्तुओं को गर्म करती है। कुछ विकिरण पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं द्वारा परिवर्तित करके वायुमंडल को वापस से क्या कर देती है, भेज देती है। परंतु इन परावर्तित विकिरणों को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता जाता है, इसी को पादों का प्रभाव बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो ये देखिए, हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए क्या बोलते हैं। जल प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण आप आराम से लिख सकते हैं क्या क्या इसमें होती है, ये देखिए पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। अथवा में जैसे ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है आपका। बढ़ते प्रदूषण से इस पर संकट लग रहा है। ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रकरण संचालित वाहन, निर्वात रसायन और जो आपका तेल रिफाइनरी वगैरह जैसी उद्योगों से निकलने वाली गैस वर्षा के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा कर रहे हैं, जिससे ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। ये पीला होता जा रहा है। इसको संरक्षित बनाए रखने के सर्वोत्तम न्यायालय ने उद्योगों को नियंत्रण करने के आदेश भी दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा 8वीं क्लास के लिए विज्ञान का जो पेपर था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन के साथ एक एक पर्सन हमने यहाँ पे देखा है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको लगा होगा। इसको आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।